टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। देखिए विद्यार्थियों, आज हम जो 12th आर्ट्स की जो ज्योग्राफी की जो बुक है एनसीईआरटी बेस पे उसका 5वां चैप्टर कवर करेंगे। और चैप्टर का नाम है भू संसाधन तथा कृषि, यानी कि लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर के बारे में बहुत ही डिटेल से हम पढ़ने वाले हैं। तो विद्यार्थियों मेरे साथ जुड़े रहिएगा और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिएगा और इसके लगातार नोट्स भी आप बनाएगा। तो फर्स्ट जो टॉपिक है भू संसाधन तथा कृषि वाला, देखिएगा भू उपयोग और वर्गीकरण। हम यूं कह सकते हैं कि जो भूमि के उपयोगों का वर्गीकरण देखेंगे कि भूमि के उपयोग के आधार पर जो भूमि को कितने भागों में डिवाइड करके हम स्टडी करेंगे। तो इसको 9 भागों में डिवाइड करके हम पढ़ेंगे कि भूमि कौन-कौन से उपयोग में काम में आती है। ठीक है, तो उसको हम देख लेंगे। देखिएगा, पढ़ते हैं इसको। देखिए, भूमि के उपयोग का वर्गीकरण भू राजस्व विभाग द्वारा किया जाता है। यानी कि जो भूमि का जो उपयोग का वर्गीकरण है, जैसे हम कैसे उपयोग में कैसे वनों के अधीन क्षेत्र है, जिसे कृषि भूमि कार्यों में उपयोग में लिया जाता है। इसके साथ ही हम कह सकते हैं बंजर और व्यर्थ भूमि है, स्थायी चारागाह, ऐसे इसका वर्गीकरण हम कर सकते हैं। तो ये वर्गीकरण कौन करता है? एक हमारा भू राजस्व विभाग है, ठीक है? ये इसका वर्गीकरण करता है, ठीक है? जो भू उपयोग संबंधी सभी अभिलेख रखता है, जो भूमि के सभी जो अभिलेख होते हैं, है ना, डेटाज वगैरह है, ये सभी जो भू राजस्व विभाग क्या अपने पास रखता है, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन बनता है कि जो भूमि के उपयोग का जो वर्गीकरण है, वो वर्गीकरण कौन करता है? भू राजस्व विभाग। और सभी प्रकार के उपयोगी भू उपयोगी संबंधी जो डेटा वगैरह है, हम यूं कह सकते हैं जो अभिलेख वगैरह है, ये भू राजस्व विभाग अपने पास रखता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखिएगा, भारत के भौगोलिक क्षेत्र की सही जानकारी देने का दायित्व भारतीय सर्वेक्षण विभाग का है। अगर हम यूं कह सकते हैं कि जो भौगोलिक जो क्षेत्र है हमारे भारत का, इस भौगोलिक क्षेत्र की जो सही सही जानकारी देने का जो एक उत्तरदायित्व होता है, वो हमारे भारतीय सर्वेक्षण एक विभाग है। वो भूमि के भौगोलिक क्षेत्र की सही जानकारी देता है। हम यूं कह सकते हैं कि कहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र है, कहाँ पे मैदानी क्षेत्र है, कहाँ पर जो पठारी भाग है, ये सारा का सारा डेटा वगैरह डेटा वगैरह या हम यूं कैसे इसकी जानकारी कौन करता है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग। तो बात समझ में आ गई, यानी कि जो भूमि के उपयोग का वर्गीकरण कौन करता है? भू राजस्व विभाग। और भौगोलिक क्षेत्र की जानकारी हमें कौन देता है? वो देता है भू राजस्व जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग देता है। ठीक है, देखिएगा, भू राजस्व विभाग तथा सर्वेक्षण विभाग दोनों में मूलभूत अंतर यह है कि भू राजस्व द्वारा प्रस्तुत क्षेत्रफल पत्रों के अनुसार रिपोर्टिंग क्षेत्र पर आधारित है, जो कि कम या अधिक हो सकता है। कुल भौगोलिक क्षेत्र भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सर्वेक्षण सर्वेक्षण पर आधारित है तथा यह स्थायी होता है। एक बार फिर से इसको समझिएगा। देखिएगा, दोनों में अंतर क्या है? यानी कि एक तो भू राजस्व विभाग और एक सर्वस्व, दोनों में मूलभूत अंतर यह होता है कि भू राजस्व द्वारा, यानी कि जो भू राजस्व विभाग है, जो भूमि के उपयोग संबंधी डेटा वगैरह हमें देता है, तो ये भू राजस्व द्वारा प्रस्तुत जो क्षेत्रफल पत्र होते हैं, उनके अनुसार रिपोर्ट क्षेत्र आधारित करता है, निर्धारित होता है या आधारित है, जो कि कम या अधिक हो सकती है। लेकिन भौगोलिक क्षेत्र भारतीय सर्वे विभाग के सर्वेक्षण पर आधारित है, तथा यह क्या होता है? एक स्थायी होता है। ठीक है, देखिएगा, भू राजस्व विभाग ने, मैंने अभी आपको पहले बताया था कि उपयोगिता के आधार पर भूमि का वर्गीकरण कौन करता है? भू राजस्व विभाग। तो भू राजस्व विभाग ने भूमि उपयोग भूमि उपयोग को 9 भागों में या 9 प्रकारों में या 9 भागों में डिवाइड या विभक्त करता है। कौन? भू राजस्व विभाग। 9 भाग कौन कौन से हैं? देखिएगा, हम एक एक को हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। देखिएगा, सबसे पहला है वनों के अधीन क्षेत्र। ठीक है, तो वनों के अधीन क्षेत्र कितना हमारे भारत का क्षेत्रफल है, जहां पर वन बहुत अधिक है, वनों का क्षेत्र वन पाए जाते हैं। ठीक है, देखिएगा, देखिएगा, वनों के अधीन क्षेत्र कितने हैं? देखिए, भारत में वनों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, आरक्षित
अवर्गीकृत और सुरक्षित। 3 भागों में उसको वर्गीकृत किया गया है। सरकार द्वारा वर्गीकृत वन क्षेत्र का सीमांकन करके इस प्रकार के वनों को अनेक भागों में शामिल किया जाएगा, जहां वन विकसित हो सके। भू राजस्व विभाग ने अपने वर्गीकरण में वर्गीकृत वन क्षेत्र को ही अपनाया है। इस वर्ग के क्षेत्रफल में क्या वृद्धि हो सकती है? हम यानी कि वनों के अधीन क्षेत्र है, तो उसमें ये बताया गया है कि भारत में 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं: आरक्षित, सुरक्षित और अवर्गीकृत। इन सभी क्षेत्र इन सभी वनों को सरकार के द्वारा इसका सीमांकन करके उनको डेवलप किया जाता है, उनके उसको विकसित किया जाता है। और इसमें क्या है, भू राजस्व विभाग अपने वर्गीकरण में वर्गीकृत वन क्षेत्र को ही अपनाया है। यानी कि जो वर्गीकृत है ना, उसमें जो वर्गीकृत जो वन होते हैं उन्हीं को भू राजस्व विभाग अपनाता है। इस वर्ग के क्षेत्रफल में क्या वृद्धि हो सकती है, और ये जो भू राजस्व विभाग है, ये वर्गीकृत वन जो वाले जो क्षेत्र है उनमें वृद्धि कर रहा है अभी वर्तमान में लगातार। ठीक है, तो ये हो गया वनों के अधीन क्षेत्र। दूसरा है गैर कृषि कार्य में प्रयुक्त भूमि। यानी कि गैर कृषि कार्य में कितनी भूमि प्रयुक्त है? हम यूं कह सकते हैं गैर गैर कृषि कार्य में प्रयुक्त भूमि क्या है, किन किन गैर कृषि कार्य में भूमि का उपयोग किया जा रहा है, उसको हम देख लेते हैं। देखिएगा, इस वर्ग में ग्रामीण और शहरी बस्तियां उपस्थित है। जैसे हम कह सकते हैं सड़क, नहर आदि, उद्योग, दुकान आदि में प्रयुक्त भूमि को सम्मिलित किया गया है, तो इसी को हम गैर कृषि कार्य में प्रयुक्त भूमि कह सकते हैं। यानी कि सड़कें बन जाती है, नहरें बनाई गई है, औद्योगिक क्षेत्र लगाए रखे हैं, दुकान वगैरह ओपन कर रखी है, तो इन क्षेत्रों में गैर कृषि कार्य में प्रयुक्त भूमि है। देखिए, परिणाम स्वरूप हम यूं अब कह सकते हैं कि द्वितीयक और तृतीयक कार्यों में वृद्धि होने से भूमि उपयोग की इस वर्ग में भी वृद्धि होती है। यानी कि कहने का मतलब है कि जो द्वितीयक और तृतीयक के जो कार्य होते हैं, यानी कि आर्थिक क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, जितना द्वितीयक क्षेत्र में ज्यादा वृद्धि होगी और तृतीय क्षेत्र में ज्यादा वृद्धि होगी, तो हम यूं कह सकते हैं कि गैर कृषि कार्य में प्रयुक्त भूमि को बहुत ज्यादा अपनाया जाएगा, यानी इसको उपयोग में लिया जाएगा। तो ठीक है, तो ये गैर कृषि कार्य में प्रयुक्त भूमि है। ठीक है, तीसरे नंबर पे अगर हम देखें कि बंजर एवं व्यर्थ भूमि भी है, ठीक है, तो उसको हम देख लेते हैं। वह भूमि जिसको वर्तमान में विकसित प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि योग्य नहीं बनाया जा सकता, वह भूमि बंजर और व्यर्थ भूमि कहलाती है। यानी कि ऐसी भूमि जिसको प्रौद्योगिकी के माध्यम से, या हम यूं कह सकते हैं कि वर्तमान में जो उसका विकास ही नहीं किया जा रहा है, यानी कि कृषि योग्य उसको बनाया ही नहीं जा रहा है, तो वह भूमि बंजर या व्यर्थ भूमि कहलाती है। सामान्यतः हम यूं कह सकते हैं कि बंजर जो पहाड़ी भूभाग, यानी कि ऐसा क्षेत्र जहां पर पहाड़ी क्षेत्र, वहां उसको हम कृषि योग्य नहीं बना सकते। मरुस्थल के जो खड्डे हैं जिसको हम बीहड़ कहते हैं, उनको भी हम क्या कर सकते हैं, उसको कृषि योग्य नहीं बना सकते। आदि को योग्य व्यर्थ भूमि में वर्गीकृत किया गया है। यानी कि हम उसको कह सकते हैं कि जो अयोग्य व्यर्थ भूमि को में वर्गीकृत हम कह सकते हैं, यानी कि उस पर ना तो हम स्थायी रूप से हम कृषि कर सकते हैं, ना ही हम औद्योगिक क्षेत्र में उसको यूज में ले सकते हैं। तो ऐसी भूमि क्या कहलाती है? बंजर या व्यर्थ भूमि कहलाती है, जिसको बैडलैंड भूमि भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, फोर्थ नंबर पे स्थायी चारागाह क्षेत्र। देखिए, स्थायी चारागाह क्षेत्र क्या होता है? जहां पर स्थायी रूप से जो मवेशी वगैरह होते हैं उनको बिल्कुल उनको वहां पर उनको चराया जाता है, तो स्थायी चारागाह क्षेत्र होते हैं। देखिए, उनको हम देख लेते हैं। देखिएगा, इस प्रकार की भूमि पर ग्राम पंचायत या सरकार का अधिकार होता है। यानी स्थायी चारागाह क्षेत्र वाली जो भूमि होती है उस पर एक तो हमारी जो ग्राम पंचायत होती है उसका अधिकार, और हमारी जो गवर्नमेंट है उसका भी अधिकार होता है। इस भूमि का कुछ छोटा सा भूभाग निजी स्वामित्व में भी हो जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो स्थायी चारागाह भूमि होती है उसका कुछ हिस्सा जो स्वामित्व, यानी कि भू निजी स्वामित्व वाले स्वामित्व में भी चले जाते हैं। यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति विशेष होता है जो उसको अपने अधीन कर लेता है। ठीक है, तो ये जो स्थायी चारागाह क्षेत्र होते हैं वो किसी निजी क्षेत्र के अधीन भी हो जाता है। ग्राम पंचायत के स्वामित्व वाली भूमि साझा संपत्ति संसाधन कहलाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो पंचायत होती है, उस ग्राम पंचायत वाली भूमि को साझा संपत्ति
संसाधन हम कह सकते हैं, और इसको साझा संपत्ति को हम इंग्लिश में कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। ठीक है, तो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज के बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो ये स्थायी चारागाह भूमि होती है। ठीक है, या हम उसको साझा संपत्ति संसाधन भी कह सकते हैं। आगे बात करते हैं, विविध तरु फसलों या उपवनों के अंतर्गत क्षेत्र है वो कौन कौन से, उसको हम देख लेते हैं। देखिए, इस प्रकार के भूभाग पर उद्यान भी, हम उद्यान व फलदार वृक्षों वाली भूमि को सम्मिलित किया जाता है। किसमें, जो तरु यानी कि जो बिल्कुल नमी युक्त जो भूमि होती है, उसको उसको हम कोई उद्यान हम वहां पर लगा सकते हैं, या फलदार वृक्ष वहां पे लगा सकते हैं, तो इसमें ये काम में लिया जा सकता है। इस प्रकार के क्षेत्र को शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया जाता। इस प्रकार की भूमि अधिकतर भूमि व्यक्तियों के निजी स्वामित्व में होती है, और ऐसी जो भूमि होती है जो किसी व्यक्ति विशेष, हम यूं कह सकते हैं कि निजी व्यक्तियों के अधीन रहती है, उन पर निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है। तो यह हो गई विविध तरु फसलों व उप वनों के अंतर्गत वाला जो क्षेत्र, उसको हमने पढ़ लिया है। छठे नंबर पे हम देख सकते हैं कि छठे नंबर पे वाली है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, यानी कि कृषि वहां पर की नहीं जाती, तो इसको कृषि योग्य भूमि हम कह सकते हैं। देखिएगा, वह भूमि जो पिछले 5 वर्षों से या अधिक समय से परती या कृषि रहित रहित नहीं है। कह सकते हैं कि 5 वर्षों से या अधिक समय से परती या कृषि रहित भूमि होती है, जिस पर हम फसल नहीं करते हैं, उस कृषि को जोतने योग्य बनाना या उपजाऊ बनाया जाना होता है। यानी कि 5 वर्षों से अधिक या 5 वर्षों तक उसमें हम कृषि नहीं कर सकते, और उसको फिर हम कृषि योग्य बना सकते हैं, तो वो हो गए कृषि योग्य व्यर्थ भूमि हो गई है। तो ये छठे नंबर पे है। ठीक है, सातवें नंबर पे अगर हम देखें, तो वर्तमान प्रतिभूमि क्या होती है, उसको हम देख लेते हैं। देखिएगा, वर्तमान प्रतिभूमि क्या है, वह भूमि जो एक कृषि वर्ष या इससे कम समय के लिए कृषि रहित छोड़ दी जाती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ऐसी भूमि जिसको हम एक कृषि या इससे कम समय के लिए उसको परत छोड़ देते हैं, यानी कि उस पर खेती बाड़ी नहीं हम करते, तो वर्तमान में प्रतिभूमि कहलाती है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है, एक फसल हमने ले लिया, फिर एक फसल के बाद में उसको हम परती छोड़ देते हैं जिस पर हम कृषि नहीं करेंगे, या उसको एक या दो फसल के लिए उसको परत छोड़कर फिर हम तीसरी तीसरी बार उसको फसल करेंगे, तो वो आपकी वर्तमान प्रतिभूमि कहलाती है, जिससे क्या होता है कि वो उपजाऊ हो जाती है। ठीक है, भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए कुछ समय के लिए परती छोड़ दी जाती है। इस प्रकार परती छोड़ने से भूमि की जो गुणवत्ता या उपजाऊपन है, उसमें क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाती है। आप सोचिएगा, आप किसी आपके पास कोई भूखंड है, उस पर एक फसल कर लीजिएगा, फिर उसको लगातार दूसरी फसल कर लेगा, फिर वो तीसरी फसल करिएगा, तो अब जैसे जैसे आप लगातार फसल करोगे, तो उसमें भूमि में जो उर्वरकता क्षमता है, उसकी जो गुणवत्ता है, वो खत्म हो जाएगी, तो फिर धीरे धीरे वो बंजर हो जाएगी, उस पर खेती बाड़ी हम नहीं कर सकेंगे। हम यूं कह सकते हैं कि एक फसल ले लिया, फिर एक फसल के बाद उसको परती छोड़ दिया, तो परती छोड़ने से क्या होता है कि जो दूसरी जो फसल होगी ना, परती छोड़ने के बाद में, तो वो फिर बहुत बढ़िया उसमें प्रोडक्शन होगा। तो हमें उसको हम कह सकते हैं, पर वर्तमान प्रतिभूमि के श्रेणी में ये आती है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि उसकी प्रति छोड़ने से उस भूमि में गुणवत्ता शक्ति या उपजाऊपन बढ़ जाता है। ठीक है, और प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा होता है। ओके, तो ये हो गया वर्तमान प्रतिभूमि। अब देखिए, पुराना प्रतिभूमि क्या होती है। देखिए, पुराना प्रतिभूमि क्या है, देखिएगा, पुरातन या पुराना प्रतिभूमि, देखिएगा, यह भूमि कृषि योग्य भूमि होती है। वैसे ये कृषि योग्य भूमि होती है जब भूमि को एक वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्ष से कम समय के लिए उसको परत छोड़ देते या कृषि रहित रखा जाता है, तो उसको उस भूमि को पुराना या पुरातन प्रतिभूमि कहते हैं। इसको समझिएगा कि पुरातन प्रतिभूमि तो वैसे तो कृषि योग्य होती है, लेकिन एक फसल करने के बाद उसे एक वर्ष से अधिक या 5 वर्ष से कम समय के लिए उसको कृषि रहित या परती छोड़ दिया जाती है, उसको पुरातन प्रतिभूमि हम कह सकते हैं। नवा है आपका निवल बोया गया क्षेत्र। देखिएगा, निवल बोया गया क्षेत्र क्या होता है कि भूमि उपयोग का वह वर्ग जिसमें फसलें उगाई और काटी जाती है, वह निवल बोया गया क्षेत्र होता है। शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र, इसमें लगातार हम खेती कर सकते हैं, लगातार हम उसमें प्रोडक्शन लेते हैं, उसके जैसे फसलों का उगाना है, उसे उसको काटना है, तो ये क्षेत्र होता है भूमि
जैसे भूमि निवल या शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र की श्रेणी में आता है। तो फ्रेंड्स ये आगे आपका भूमि उपयोग वर्गीकरण यानी कि भू राजस्व विभाग के द्वारा जो भूमि उपयोग के आधार पर भूमि को 9 भागों में डिवाइड करके करता है, जिसमें हम वनों के अधीन क्षेत्र, गैर कृषि कार्य में प्रयुक्त भूमि, बंजर एवं व्यर्थ भूमि, स्थायी चारागाह क्षेत्र, विविध तरु फसलों या उप वनों के अंतर्गत और कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, वर्तमान प्रतिभूमि, पुरातन प्रतिभूमि और निवल बोया गया क्षेत्र। तो ये आपका जो पांचवा जो लेसन है उसका फर्स्ट टॉपिक है, जिसको हम भू उपयोग वर्गीकरण हम कह सकते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक रहेगा इसका भारत में भू उपयोग परिवर्तन। अब देखिएगा जो हम भूमि को उपयोग में ले रहे हैं, अब धीरे धीरे उसका उसमें क्या चेंजेस आ रहा है, ठीक है। जैसे कैसे हमने जैसे पुरातन भूमि में लिया, जैसे वर्तमान प्रतिभूमि हो गई, पुरातन प्रतिभूमि हो गई, स्थायी चारागाह बंजर व्यर्थ हो गई, वनों के अधीन क्षेत्र हो गया। तो उसके अलावा अब उसमें थोड़ा सा चेंजेज आया है यानी कि उपयोगिता में, तो उसको हम देख लेते हैं। देखिएगा भारत में भू उपयोग परिवर्तन क्या है। भू उपयोग परिवर्तन देखिए सुनिएगा इसको। किसी भी क्षेत्र में भू उपयोग उस क्षेत्र की आर्थिक क्रियाओं जो समय के साथ परिवर्तनशील होती है, यानी कि किसी भी क्षेत्र में भूमि का जो उपयोग होता है उसकी आर्थिक क्रियाओं के आधार पर, यानी कि जो हमारा जो इकोनॉमिक प्रोसेस होता है, इकोनॉमिक सिस्टम होता है, उसको ध्यान में रखकर समय के साथ उसमें चेंजेस आता है। तो उसमें क्या होता है, सामान्यतः भूमि उपयोग को अर्थव्यवस्था में होने वाले निम्न परिवर्तन प्रभावित करते हैं। कौन कौन से अर्थव्यवस्था के आधार पर भूमि में परिवर्तन हुआ उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे है अर्थव्यवस्था का आकार समय के साथ बढ़ता है। बिल्कुल सही बात है कि जो इकोनॉमिक सिस्टम है उस इकोनॉमिक सिस्टम जैसे जैसे समय बीतता है तो उसके आकार में भी क्या उसमें चेंजेस आता है, यानी कि आकार भी समय के साथ अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ता रहता है। यह बढ़ती जनसंख्या, बदलते आय स्तर और उपलब्ध प्रौद्योगिकी जैसे कारकों पर निर्भर करता है। हम यूं कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में चेंजेस कब आता है या भारत में भू उपयोग परिवर्तन कैसे आता है, जब जनसंख्या एक तो जनसंख्या बढ़ती है, बदलते आय का स्तर और उपलब्ध प्रौद्योगिकी यानी कि जो इंडस्ट्रीज है जिसके कारकों पर ये भूमि उपयोग में परिवर्तन आता है। सेकंड नंबर पर अगर देखें तो अर्थव्यवस्था की संरचना में भी समय के साथ परिवर्तन होता है। अर्थव्यवस्था में जो समय के साथ चेंजेस आता है। तीसरा अगर बात करें इसमें कि समय के साथ अर्थव्यवस्था में जो कृषि क्रियाकलापों का योगदान कम होता जाता है, परंतु भूमि पर कृषि क्रियाकलापों का दबाव कम नहीं होता है। तो कृषि क्रियाकलापों का जो दबाव होता है वो लगातार इस पर बढ़ता रहता है। हम यूं कह सकते हैं जैसे जनसंख्या बढ़ती है, ठीक है, भूखंड जोत होते वो उनकी जो एरिया है वो जो उसका क्षेत्रफल वो कम होता जाता है। तो हम क्या करते हैं कि कम भूमि पर ज्यादा प्रोडक्शन लेने के लिए हम क्या गहन कृषि करना प्रारंभ कर देते हैं, ठीक है। तो ये इसका हो गया आपका क्या जो आपकी भारत में भू उपयोगी परिवर्तन है। लास्ट जो टॉपिक है इसका यानी कि साझा संपत्ति संसाधन, हम यूं कह सकते हैं जो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं है। तो सुनिए इसको। साझा संपत्ति संसाधन की भूमियों पर सामुदायिक उपयोग हेतु राज्यों का स्वामित्व होता है, यानी कि ऐसी जो भूमि होती है जिस पर हमारे स्टेट गवर्नमेंट का इस पर क्या होता है अधिकार होता है, इस कारण इसे सामुदायिक प्राकृतिक संसाधन भी हम कह सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं साझा संपत्ति संसाधन जैसे सामुदायिक वन होते हैं, चरागाह होते हैं, कृषि के ग्रामीण जलीय जो क्षेत्र होते हैं वो सारे के सारे साझा संपत्ति के रिसोर्सेज होते हैं। तो स्टूडेंट आज हमने जो अपना जो भू संसाधन तथा कृषि वाला जो फिफ्थ वाला चैप्टर है उसका फर्स्ट टॉपिक हमने पढ़ लिया है, जिसमें हमने भूमि उपयोग वर्गीकरण हमने पढ़ा, भारत में भू उपयोगी परिवर्तन पढ़ा, साथ ही हमने जो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज यानी कि साझा संपत्ति संसाधन हमने पढ़ा है, ठीक है। तो दोस्तों हम कल पढ़ने वाले इसका अगला जो टॉपिक है एग्रीकल्चर, उसको बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो अच्छा लगा है। तो प्लीज आप अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा, और दोस्तों इसकी आप लगातार नोट्स बनाएगा और नोट्स बनाकर अपने जो ग्रुप है वहां पर इसको सेंड कीजिएगा, ठीक है। तो हम कल मिलते हैं टॉपिक के साथ नए के साथ, तब तक के लिए मेरे को इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।